नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर ये दोनों मंदिर में चोरी कर रहे हैं। मंदिर में चोरी का ये सीसीटीवी फुटेज भीलवाड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ धनोप माता मंदिर का है, जहां रविवार की रात चोरों ने धनोप माता का 40 किलो से ज्यादा के चांदी का छत्र और पाट चोरी कर अपने साथ ले गए। गांव के लोगों का कहना है कि सुबह जब वो माता के दर्शन के लिए पहुंचे तो मंदिर का हाल देख उनके होश उड़ गए। अंदर गए तो माता का छत्र और पाट गायब थे। बताया जा रहा है कि रात 2 से 3 बजे के बीच 2 नकाबपोश चोर मंदिर में गए थे और उन्होंने ही चोरी की है। चोरी की ये तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बेड पर बिखरे सामान, अलमारियों के खुले दरवाजे, जमीन पर कपड़े, ये देखकर अंदाजा हो जाता है कि चोर ने बड़े आराम से इन कमरों में हाथ साफ किया है। ये तस्वीरें झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की है। इसी कमरे की तरह करीब 20 कमरों से चोरों ने नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उड़ाए हैं। दरअसल झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली अधिकांश छात्राएं कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से अपने घर चली गई थी। इसी दौरान चोरों की नजर इस हॉस्टल पर पड़ी और फिर उन्होंने धीरे धीरे कर एक एक कमरे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और नकदी के साथ साथ छात्राओं के महंगे सामान पर हाथ साफ कर लिया। इस चोरी का खुलासा तब हुआ जब कोटा के एक डॉक्टर अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ने आए और कमरे का दरवाजा खोला। चोरी की इस वारदात की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि इनकी बच्ची अनुष्का और उनके साथ एक रूममेट थी कृतिका शर्मा, दोनों यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। 4th ईयर की स्टूडेंट थी। 7/3 को ये अपने रूम 320 नंबर कमरे का ताला लगाकर कोटा चले गए थे। आज इनको छोड़ना आए इनके पिताजी राजेंद्र प्रसाद जी। ताला खोला, अंदर देखा तो सब सामान अस्त व्यस्त थे। इन्होंने चेक किया तो एक तो माइक्रोवेव, एक वो हीटर है लोअर, और 5000 रुपए जो अलमारी में रखे थे वो गायब है। सूरज हैरान परेशान है। एक तो उसका भाई सर्जिकल वार्ड में भर्ती है और दूसरा खून के नाम पर उसके साथ इस मुश्किल वक्त में 2100 रुपए की ठगी हो गई है। 2100 रुपए की रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सूरज जैसे लोगों के लिए 2100 जोड़ने में महीनों लग जाते हैं और अगर कोई उनकी ये रकम लूट ले जाए तो फिर यूं हैरान होना लाजमी है। दरअसल झालावाड़ के रहने वाले सूरज को किसी ने आकर ये बताया कि उसके भाई का ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन के दौरान ब्लड की जरूरत पड़ेगी। अस्पताल में ब्लड की कमी है, ऐसे में अगर वो 2100 रुपए दे देता तो वो ब्लड का इंतजाम कर देगा। भाई की जिंदगी की बात थी, लिहाजा उसने 2100 रुपए दे दिए। 2100 रुपए लेकर उस शख्स ने कहा थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन वो लौट कर आया ही नहीं। अस्पताल प्रशासन को ब्लड के नाम पर इस धोखाधड़ी की खबर दे दी गई है और अब उस शख्स की तलाश की जा रही है जिसने सूरज से लहू के नाम पर 2100 रुपए लूट लिए। आदमी आया और हमको बोला कि इसका ऑपरेशन होगा और उधर पीछे लेके गया और 2100 रुपये ले लिए मेरे से और आए नहीं। मैं 10 मिनट इंतजार किया पर आए नहीं। काहे के लिए लिए थे 2100 रुपये? कि इनका ऑपरेशन होगा, खून की जांच वाच होगी जो उसके लिए। जोधपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जो मारपीट रिकॉर्ड हुई है वो मामूली विवाद के बाद एक दुकानदार और कुछ लोगों के बीच हुई है। कहा जा रहा है कि ये हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब दही खरीद कर गए कुछ लोग उसे वापस लौटाने के लिए दुकान पहुंच गए, लेकिन दुकानदार ने उसे वापस लेने से मना कर दिया, जिस पर वो लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी तो दुकान के दूसरे कर्मचारी भी अपने मालिक के बचाव में उनसे भिड़ गए। देखते ही देखते बीच सड़क पर दोनों पक्षों के बीच जमकर लात और घूंसे चलने लगे। इस मारपीट में दोनों ही पक्षों के कई लोगों को चोटें आईं। इससे पहले तस्वीरों में दिखा कि दुकान के सामने उन लोगों ने दही का बर्तन उलट दिया, जिसके लिए ये पूरा हंगामा हुआ था।
बाद में उस दुकानदार ने मामले की शिकायत पुलिस से की। तस्वीरें देखकर अगर आप उलझन में हैं, तो आपको बता दें कि पिकअप वैन और जनरेटर के जरिए इस बात की जांच की कोशिश की जा रही है कि इस सड़क के किनारे में जो सामान इस्तेमाल हुए हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। सड़क निर्माण की जांच की ये तस्वीरें अलवर से आई हैं, जहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की जांच के लिए अलवर के जिला कलेक्टर नन्नूबल पहाड़िया दल बल के साथ पहुंचे हैं। दरअसल ऐसी शिकायतें मिली थी कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में लो क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा सैंपल कलेक्ट करने के लिए खुद जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे और जांच के आदेश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आसपास चल रहे मनरेगा के तहत हो रहे काम का भी निरीक्षण किया। हमारी कोशिश होगी कि इतना एक वैल्यूएबल जो प्रोजेक्ट है, जो देश का पहला प्रोजेक्ट है, वो क्वालिटी वाइज और समय पर पूरा हो, ये बहुत ज़रूरी है। हमने हमारे नीचे की मशीनरी को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि काम गुणवत्तापूर्ण हो, आम काश्तकार की अगर कोई इसमें दिक्कत आ रही हो तो उसको दूर किया जाए। 21 जिलों की 46 पंचायत के लिए हुई वोटिंग के फैसले के दिन आ गए हैं। मंगलवार को 9 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। 21 जिला मुख्यालय पर होने वाली इस काउंटिंग से 636 जिला परिषद और 4371 पंचायत समिति का रिजल्ट आने वाला है। काउंटिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक सभी काउंटिंग केंद्रों की जिम्मेदारी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी। गौरतलब है कि 4 चरणों में पंचायती राज के लिए वोटिंग कराए गए थे। वोटों की गिनती और रिजल्ट आने के बाद जिला प्रमुख या प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। साथ ही उप जिला प्रमुख या उप प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर को होगा। देश का सबसे धनवान राजनीतिक संगठन माने जाने वाली बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी अब प्रदेश के सभी जिलों में अपने आलीशान दफ्तर बनाने जा रही है। पिछली वसुंधरा सरकार में बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी कार्यालय खोलने के लिए जमीन आवंटित करवा ली थी। इसके बाद इस पर आधुनिक सुविधाओं युक्त नए दफ्तर भी खड़े कर दिए गए, लेकिन कांग्रेस इस मामले में पीछे रह गई। अब सीएम अशोक गहलोत ने यूडीएच एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को निर्देश दिए हैं कि उनका महकमा कांग्रेस के पार्टी दफ्तरों के लिए प्रदेश भर में जमीन चिन्हित करे। आपको बता दें, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर दफ्तर या तो किराए के भवनों में है या नेताओं के घरों पर चल रहे हैं। जयपुर में शहर और ग्रामीण कांग्रेस के दफ्तर मंदिर में, बीकानेर कांग्रेस का दफ्तर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के गराज में और अलवर का दफ्तर पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह के बंगले से चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी देश भर में हर जिले और ब्लॉक में पार्टी दफ्तर खड़े कर रही है और कांग्रेस इसमें पीछे रह गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है और जल्द ही हर जिले में कांग्रेस के दफ्तर तैयार मिलेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने रविवार को निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करते हुए सीएम गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने गहलोत मंत्रिमंडल की तुलना जिम्बाब्वे के क्रिकेट टीम से कर डाली। पूनिया ने कहा कि जिस तरह से जिम्बाब्वे की टीम किसी जमाने में सी ग्रेड की टीम थी, उसी तरह मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल भी सी ग्रेड का है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सरकार चलाने में विफल साबित हो रहे हैं और इसकी खींच वो अपने बयानों के जरिए बीजेपी पर निकाल रहे हैं। पूनिया ने वर्चुअल निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया, जिसमें कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर किया है। बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, किसान कर्ज माफी, अपराध सहित विभिन्न मुद्दों पर ब्लैक पेपर जारी किया है। सरकार के द्वारा पिछले 2 सालों में शहरी निकायों के विकास को अवरुद्ध करने का जो पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण काम किया है, उस पर ये ब्लैक पेपर प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने वायदा किया था बिजली के बिलों में रियायत का, माफी का। कोरोना के कालखंड में सबसे बड़ी मार पड़ी। साथ ही साथ सफाई, रोशनी, सीवरेज, ये सारी चीजें किसी भी शहरों की अपनी खूबसूरती के लिए उसकी बुनियादी जरूरतों की एक चीज होती है, लेकिन उस पर भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं था।
खेतों में खड़े ये लोग गहन चर्चा में व्यस्त हैं। ऐसा लग रहा है मानो खेती की किसी नई तकनीकी या किसी बड़ी समस्या पर बात कर रहे हैं। खेत और किसान की ये तस्वीरें जोधपुर के बोरुंदा से आई है और ये लोग ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद पानी से सिंचाई की तकनीक पर बात कर रहे हैं। इन दिनों यहाँ उद्यान विभाग की ओर से किसानों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की जानकारी दी जा रही है, जिससे वो कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा जमीन की सिंचाई कर सकें। खास बात यह है कि इस इलाके में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई की शुरुआत करने वाले किसान हनुमान सिंह राठौर यहाँ के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, जो 70 बीघा जमीन की सिंचाई ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं। उसका मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। उसमें से बेनिफिट होने से मैं मतलब जीरे की अच्छी पर पैदा हुई और मेरे मतलब सीड बहुत कम लगा। जहाँ मतलब 3 किलो लग रहा था वहाँ मतलब 1 किलो में ही मेरा काम चल गया। इसलिए सीड की भी बचत हुई और रोग भी कम लगे और सब मेरे फायदा हुआ। अपनी बोरियत दूर कर रहे लोगों की ये तस्वीर अलवर के सिलेगढ़ झील की है। इन तस्वीरों में नजर आ रहे लोगों के चेहरे पर न तो कोरोना का खौफ है और न सरकारी आदेशों का कोई डर। पर्यटक यहाँ घूमने आए हैं, सिलेगढ़ झील और आसपास की खूबसूरती निहारने आए हैं। ये सच है, पर्यटन के दौरान मास्क लगाने में कुछ लोगों को खौफ तो हो सकती है, लेकिन ये कोरोना का संकट काल है और इस संकट काल में अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को खतरे से बचाने के लिए मास्क लगाना और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। लेकिन यहाँ आए लोगों की बेफिक्री से लगता है उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, न अपनी जिंदगी की और न यहाँ आए सैलानियों और स्थानीय लोगों की। 7 दिन का जो आदेश है वो था इसका, तो प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। लोग बाग आ जा रहे हैं, भीड़ है, इकट्ठी है। दूसरा, चुग्गे डालने वालों की भीड़ रहती है, बिना मास्क के आ रहे हैं, ना कोई मास्क है ना कुछ। प्रशासन का कोई है यहाँ पे? प्रशासन का कोई नहीं है सर, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं हो रहा। खास बात यह है कि सैलानियों की बेफिक्री पर प्रशासन की नजर भी नहीं है। पूछने पर कहते हैं कि झील तो बंद है, लेकिन होटल और दूसरी जगह खुली होने की वजह से सैलानी यहाँ आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन से नजर बचाकर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। झील को बंद कर रखा, होटल को बंद कर रखा था। ऊपर पाबंदी नहीं है? नहीं, होटल तो प्रतिष्ठान थोड़ी बंद किया सरकार ने। कोई प्रतिष्ठान का शाम को सुबह 6 बजे लेके शाम को 7 बजे खुला हुआ ना, वो तो रहेगा ही। रिश्ता तय हो चुका था, तारीख और वक्त भी मुकर्रर किया जा चुका था, लेकिन शादी से ठीक पहले दुल्हन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। जी हाँ, ये कहानी 12 जिले की है। दुल्हन के कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद दोनों शादी के लिए राजी भी हुए, मंत्रोच्चार भी हुआ, यानी तय तारीख और वक्त पर शादी के 7 फेरे भी मुकम्मल हुए। एक अनोखी शादी जिसमें कोरोना पॉजिटिव दुल्हन ने पीपीई किट पहन रखी है। पीपीई किट में ही दूल्हा और इसी रूप में पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। केलवाड़ा के छतरगंज गांव की रहने वाली लड़की की 2 दिन बाद शादी होनी थी। इसी बीच उसकी और उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। दोनों ने कोरोना टेस्ट कराया। उसके बाद परिवार सामान्य रूप से शादी की तैयारियों में जुट गया। आखिरी वक्त में फेरों के कुछ ही घंटे पहले मां बेटी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। बावजूद इसके कोविड सेंटर में ही मंडप सजाया गया। दूल्हा दुल्हन, उनके माता पिता, पंडित ने पीपीई किट पहनकर मंडप में रस्में पूरी कराई। विधिवत मंत्रोच्चार के बीच दूल्हा दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर एक दूसरे के गले में माला पहनाकर 7 फेरे लिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन की रिपोर्ट। लाइट, कैमरा, एक्शन, टेक 1, टेक 2। जी हाँ, तस्वीरें देखकर आपको यह अंदाजा हो ही गया होगा कि यहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही है। कोरोना काल में लॉकडाउन में लगी पाबंदियों में ढील मिलने के बाद जयपुर समेत कई जगहों पर राजस्थानी फिल्म, म्यूजिक एल्बम, बॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज की शूटिंग होने लगी है। इसी कड़ी में जयपुर म्यूजिक एल्बम इकरार हो चुका और राजस्थानी फिल्म टीको लेनो डिग्री की शूटिंग चल रही है। हमारा इधर हो चुका है, उस पर हिंदी एल्बम है और उसकी स्टार कास्ट मेरे साथ में है। उसमें देव चारण है और अन्नपूर्णा है
संगम चौहान है और बहुत सारे एक्टर इसमें शिरकत कर रहे हैं। और फिल्म टीको लेनो टीकरी का मतलब यह है कि जिस बच्ची को अपन लाखों रुपए टीका देकर एक बाप अपना मकान दुकान बेचकर टीका देता है, उस टीका का हम विरोध करते हैं। इससे पहले सिंधी कैंप स्थित होटल में इसका पोस्टर लॉन्च किया गया। इस मौके पर म्यूजिक एल्बम और राजस्थानी फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों की पूरी टीम मौजूद थी। और 20 मिनट 20 खबर में बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। कोरोना काल में मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर बंदरों ने कब्जा जमा लिया है। इसके चलते यात्री और पुलिसकर्मी खौफ में रहते हैं। कभी ये यात्रियों को परेशान करते हैं तो कभी जीआरपी के जवानों को। कोरोना काल में क्योंकि गिनती की ट्रेनें ही चल रही हैं, लिहाजा यहाँ पर गिनती के यात्री ही आते हैं। गिनती की ट्रेनें, गिनती के यात्री और सूना प्लेटफॉर्म। पिछले 7-8 महीनों से ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही सूने रहते हैं, तो लिहाजा बंदरों को भी अब मौका मिल गया है और बंदर प्लेटफॉर्म पर अपना हक समझ रहे हैं। बेखौफ होकर घूमते हैं और खौफ में हैं पुलिसकर्मी और यात्री। पुलिसकर्मियों को इन बंदरों से डर लगता है और वो वन विभाग से इस बंदरों को पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं। काफी मात्रा में है बंदर और अभी इतना नुकसान नहीं करते हैं। बंदर है यहाँ काफी। कभी कभी आप लोग कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। हाँ, बंदर है, जानवर है, इनका क्या है। बंदरों की वजह तो बहुत मुश्किल होती है। हाँ, ये जो है कपड़े वपड़े भी, बैरिक है हमारी वहाँ पे, तो कपड़े वपड़े भी उतार ले जाते हैं और खाना वाना भी कमरे में अंदर घुस के खराब कर देते हैं। दरअसल कोरोना काल में ट्रेनों की रफ्तार थमने से पिछले 7-8 महीनों से मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन परिसर वीरान है। इक्का दुक्का ट्रेनें ही यहाँ से होकर गुजरती है। ऐसे में यहाँ के प्लेटफॉर्म सुनसान ही पड़े रहते हैं और बंदरों ने इसी का फायदा उठाकर स्टेशन और प्लेटफॉर्म को अपना घर बना लिया है। बागपत में धर्म परिवर्तन की आशंका के चलते हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने ईसाई धर्म के अनुयायियों का प्रोग्राम बीच में ही रुकवा दिया। आपको बता दें कि ईसाई धर्मगुरु कुछ हिंदुओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। जब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी हुई तो वो मौके पर पहुंचे और प्रोग्राम रुकवा दिया। आरोप लग रहे हैं कि इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन की इजाजत नहीं ली गई थी। मिली कि ईसाई कुछ गरीब लोगों को जबरदस्ती और नाबालिग बच्चों को जो है धर्म परिवर्तन करा रहा है खेकड़ा गांव के पास, बड़ा गांव में। और आज हमारी टीम वहां पे गई और पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद जो है उनका कार्यक्रम निरस्त करा और उनका टेंट वेंट वहाँ से उखाड़ा। और गरीब लोगों को धर्मांतरण करा जा रहा है, ये बहुत गलत है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। उधर प्रभु यीशु के अनुयायियों ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। मशहूर निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के ऐलान से प्रभावित प्रकाश झा सीएम योगी से मिले और इस बारे में चर्चा की। बाद में मीडिया से बात करते हुए प्रकाश झा ने सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधते हुए फिल्म सिटी बनाने के फैसले को दूरदर्शी कदम बताया और इसके उज्जवल भविष्य की उम्मीद जताई। विचार हैं वो बहुत ही दूरदर्शी विचार हैं और प्रदेश में जो एक वातावरण बन रहा है फिल्मों के प्रति, एंटरटेनमेंट के प्रति, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है और इसमें हम सबका सहयोग रहेगा। और यहाँ से तो मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ जब तक, और जिस तरह से प्रशासन, जनता और यहाँ के कलाकारों से सहयोग मिलता रहा है, मुझे पूरी संभावनाएं दिखती हैं और मैं समझता हूँ कि ये सफल ही नहीं होगा, ये बहुत आगे तक जाएगा। ग्रेटर नोएडा में दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की कवायद चल रही है और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश फिल्मी हस्तियों के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है। कभी कागतियाँ, कभी दिन सुहाने। सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ वायरल होता ही रहता है। आजकल ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ओ बेटा जी गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम।
इस वीडियो की चर्चा चारों तरफ हो रही है। सीएम पद का दावेदार बताकर बिहार चुनाव में उतरी और बुरी तरह मात खाने वाली पीपल्स पार्टी की नेता पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी इस वीडियो को रिट्वीट किया है और कहा है कि ये बेहतरीन आर्ट वर्क है, लेकिन उन्हें मजा नहीं आया। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। और अब 20 मिनट 20 खबर में बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प में एक किसान की मौत हो गई। मजदूरी बढ़ाने की मांग पर वहां के कई शहरों में पिछले एक हफ्ते से किसान हाईवे जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जिस पर कई शहरों में किसानों का गुस्सा भड़क गया। पेरू के ईका शहर से सामने आई एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी हाईवे से गुजर रही गाड़ियों को निशाना बनाकर पथराव करते दिखे, जबकि एक दूसरे वीडियो में दिखा कि प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आग लगाकर वहां के एक हाईवे को जाम कर दिया। इतना ही नहीं, कोई गाड़ी उस इलाके से न निकले, इसके लिए बड़ी बड़ी चट्टानों को सड़क पर रख दिया गया। किसानों के इस प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर फंसी गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और बंद पड़े हाईवे को खुलवाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस की कोशिशों को नाकाम कर दिया और सड़क को दोबारा जैम कर नारेबाजी करने लगे। मामले ने जब तूल पकड़ा तो वहां के राष्ट्रपति भी सामने आए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। चीन के कई शहरों में भारी बर्फबारी के बाद वहां का नजारा देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि कोरोना संकट के बाद से ही दुनिया भर के लोग चीन जाने से परहेज कर रहे हैं, इसलिए वहां की सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए एक अलग तरकीब निकाली। और चीन के जितने भी प्रांतों में बर्फ गिरी, वहां ड्रोन कैमरों से वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करवा दिया गया। बीजिंग से सामने आए वीडियो में वहां की सड़कें, रास्ते, नदियां और जंगल पूरी तरह सफेद चादर में ढके नजर आए। हर साल की तरह इस बार भी चीन के हेलोंगजियांग में सबसे ज्यादा बर्फ गिरी और वहां का तापमान 0 से भी नीचे चला गया। ठंड की वजह से वहां की कई नदियां भी जम गईं और लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। इसके अलावा चीन के हेनान और हुबई प्रांत में भी कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर जम गई। ड्रोन कैमरों से शूट किए गए वीडियो में वहां दूर तक फैली सफेदी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए वहां कई लोग भी पहुंच गए। सबसे ज्यादा लोग चीन के अनहुई प्रांत में उस जगह पर पहुंचे जहां पहाड़ों के बीच से बादलों को तैरते हुए देखने का अनुभव किया जा सकता है। लोगों ने वहां बहुत देर तक तस्वीरें खींची और बादलों का वीडियो बनाया। जर्मनी में कोरोना संकट की वजह से इस बार क्रिसमस पर बाजारों में पहले जैसी भीड़ नहीं दिखी। आमतौर पर जर्मनी और उसके आसपास के देशों में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार क्रिसमस के मौके पर बाजार सूने पड़े दिखाई दिए। बर्लिन से सामने आई एक तस्वीर में न तो पहले जैसी चहल पहल दिखी और न ही बाजार में पहले जैसे स्टॉल नजर आए। हालांकि कुछ इमारतों पर लाइटों से सजावट जरूर की गई, लेकिन क्रिसमस के मौके पर होने वाली धूमधाम नदारद रही। भीड़ भाड़ नहीं होने से दुकानदारों के चेहरे पर भी मायूसी नजर आई। जर्मनी के ही दूसरे शहर ड्रेसडन से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां आमतौर पर लोगों से भरे रहने वाले बाजार में सन्नाटा पसरा दिखा। कोई स्टॉल नहीं लगा होने से इक्का दुक्का लोग ही घूमते हुए नजर आए, जबकि पिछले साल तक क्रिसमस के मौके पर इन्हीं बाजारों में बड़ी धूमधाम रहती थी और भारी संख्या में लोग खरीदारी में जुटे रहते थे। मिस्र में 26 साल के एक इंजीनियर ने कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसके इस्तेमाल से डॉक्टरों और नर्सों को मरीजों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दावा है कि ये रोबोट स्वास्थ्य कर्मियों पर काम का बोझ तो कम करेगा ही, साथ ही उनको कोरोना की चपेट में आने से भी बचाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी कोरोना मरीज के संपर्क में ही नहीं आएंगे। मिस्र के तंता शहर के एक अस्पताल में तो इस रोबोट का ट्रायल भी शुरू हो गया। सामने आए एक वीडियो में ये रोबोट एक नर्स की तरह वहां एक मरीज की देखरेख करता नजर आया और सिर्फ इतना ही नहीं, बताया गया कि ये बिना किसी मदद के मरीज का कोरोना टेस्ट
ब्लड टेस्ट, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी कर सकता है। تقريبا بيخلي احتماليه العدوى لو في حاله كورونا او احنا شاكين ان هي كورونا زيرو لان كل حاجه بتتعمل اوتوميتد. इसे बनाने वाले इंजीनियर का दावा तो यहाँ तक है कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाले इस रोबोट को डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकते हैं। الحاجات دي والدكتور موجود في اوضه ثانيه او ممكن يكون خارج المستشفى كمان ويقدر ان هو يعمل العمليات الدقيقه دي كلها. ये रोबोट अस्पताल में घूम घूम कर लोगों के शरीर का तापमान भी चेक करता नजर आया। इतना ही नहीं, पहियों पर चलने वाला ये स्मार्ट रोबोट ये भी पता लगा सकता है कि किसी शख्स ने मास्क पहना है या नहीं। फिलहाल 20 मिनट 20 खबर में इतना ही। नमस्कार।